नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। यूपी उपचुनाव की कमान संभाले यूपी के मुखिया ने विपक्ष को मंच से जमकर घेरा। विपक्ष की घेराबंदी के लिए सीएम योगी ने जातिवाद के राणा कांधला को चुना। योगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, अब पश्चिमी यूपी में जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए। जातिवाद माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो, उसके लिए बीजेपी ने अपने एजेंडा पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों की अगर आप भाषा को, उस भाषा शैली को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो पार्टी लाइन है बीजेपी की, लगातार उस पर चलकर ही प्रचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार जातिवाद को लेकर विपक्ष को घेरा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने बीजेपी के ऊपर विपक्ष के आरोपों को खूब सुना होगा कि एक जाति के लिए ही बीजेपी सिर्फ और सिर्फ काम करती है। अब उसके जवाब में बीजेपी ने जवाब दिया है और कहा है कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद की कोई जगह नहीं है। जातिवाद के आरोपों से घिरे जो योगी हैं, उन्होंने जवाब दिया विपक्ष को। अब वो कह रहे हैं कि बहुत हुआ जातिवाद, अब यूपी में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस उपचुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई, हमने नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की कार्यक्रम के दौरान में, उनकी ओर से कहा गया कि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है और हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते इस स्तर तक। एक बार पूरा बयान वो आपको सुनाते हैं मंच से, जिसमें सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा है, कैराना कांधला की बात की है, जातिवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की बात की है। जरा सुनिए एक बार। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, कैराना और कांधला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था, भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए, गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है कि जान कस लो, अब हम बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को नहीं करने दिया जाता था। कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे। हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। पता नहीं किस कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हो, पता नहीं किस रूप में आए हो। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने देखा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ये तमाम प्रकार के वादों में बांट करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। कहां जाएगा इस देश का नागरिक अगर ये देश कमजोर हो जाएगा? तो सुना आपने, जोरदार तरीके से विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि 24 करोड़ की जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। उत्तर प्रदेश में अब गुंडे माफियाओं का राम नाम सत्य हो रहा है। ये लोग जान की भीख मांग रहे हैं।
दरअसल बुलंदशहर में सीएम योगी पहुंचे थे और उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे और आज ही आगाज हुआ और जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से एंट्री की है। विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला, कहा जातिवाद की राजनीति कांग्रेस और सपा कर रही है। अगर आज के इस पूरे संबोधन को सुना जाए तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला माना जा रहा है। इसीलिए जो विपक्ष पर हमला हुआ उसमें बसपा की बात कम और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही थी। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़ेंगे एक बार उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में हरीश श्रीवास्तव रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता रहेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, दीपक मिश्रा रहेंगे, प्रसपा के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजू दास भी जुड़ेंगे हमारे साथ में, हिंदू धर्मगुरु, और मनीष ठाकुर हमारे साथ में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। स्टूडियो के अंदर ही सभी का स्वागत है। जो लोग जुड़े हैं एक बार उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक मिश्रा का मैं आज रुख कर लेती हूँ, प्रसपा से प्रवक्ता हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा, उपचुनाव के दौरान में खैर समाजवादी पार्टी और बात हो रही है कुल मिलाकर कांग्रेस की, क्योंकि प्रसपा का भविष्य अभी क्या है, किसके साथ आप जाने वाले हैं, शायद इसको लेकर योगी बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आपका इतिहास है, कहा जा रहा है कि गुंडों की राजनीति किया करते थे आप लोग, माफियाओं की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति किया करते थे। जवाब क्या देना चाहेंगे इस पर? देखिए मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जातिवाद का आईना जनता दिखाए। मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, चुन चुन कर कहीं मौर्य, कहीं ब्राह्मण, कहीं लोधी, इस तरह के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किए। क्या वह जातिवाद की पराकाष्ठा नहीं थी? दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरी सरकार चल गई और योगी जी अब कह रहे हैं, जब चुनाव की दुंदुभी बज गई है, कि अब जातिवाद नहीं चलेगा। यानी कि अब तक उनकी सरकार के चलने की जो धूल थी वह जातिवाद थी। अरे ये तो संत के आवरण में है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद चलेगा, कहीं से राष्ट्रवाद की व्याख्या की? क्या यह भाषण देने से पहले उन्होंने झंडेवालान या नागपुर से परमिशन लिया था? एनओसी जिसको कहते हैं, लिया था। अभी गत दिनों एक बहुत बड़ा बयान चर्चा में आया श्रद्धेय मोहन भागवत जी का, कि राष्ट्रवाद से हिटलर की बू आती है। यह मेरा बयान नहीं है, हम लोग तो घोषित राष्ट्रवादी समाजवादी लोग हैं। हम तो लोहिया और भगत को मानने वाले लोग हैं, आजाद को मानने वाले लोग हैं, जेपी को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए राष्ट्रवाद और समाजवाद जीवन शैली है, सिद्धांत है, लोक जीवन का मूल दर्शन है। यह मोहन भागवत जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद से हिटलर की बू आती है, और उन्होंने बाकायदे अपने एक इंग्लैंड के साथी को उद्धृत किया था। तो क्या अब योगी जी हिटलर की राह पर चलेंगे? दूसरी बात जी, अब तक जातिवाद चला, ये उनके बयान से लग रहा है। तो क्या अब जो 4 साल उन्होंने राजनीति की, उसकी कसौटी क्या थी? अरे अच्छा होता ये राष्ट्रवाद की भी व्याख्या कर देते। मैं तो योगी जी का पड़ोसी हूँ और लखनऊ में भी जहाँ रहता हूँ, वहां से मुश्किल से 500 मीटर पे इनका आवास है। पड़ोसी होने के नाते इन पे नजर ठीक से रख लेता हूँ। मैंने आज तक इनके मुंह से कभी एकात्म मानव दर्शन की व्याख्या, कभी राष्ट्रवाद क्या सुनी ही नहीं। जब भी सुना तो वो जो एक सतही स्तर का राजनेता का जो बयान होता है, कम उम्र के अनुभवहीन राजनीतिक कार्यकर्ता का, इनके मुंह से वैसा ही भाषण सुनता रहता हूँ। अरे ये मान्यवर, ये उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर गोविंद बल्लभ पंत बैठ चुके हैं, जिस पे आचार्य संपूर्णानंद बैठते थे। उन्होंने जो राष्ट्रवाद और समाजवाद की व्याख्या की है, अच्छा होता कि लोग अपने पूर्ववर्ती लोगों को भी वो पढ़ लेते, तब ये इस तरह की बातें बोलते। गुंडों को कुचल दूंगा, ये कर दूंगा। तो मानवर एनसीआरबी रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश के अपराध में पहला क्रम दिखाया गया है, वो कौन लोग कर रहे हैं? ब्रिटानिया हुकूमत के लोग थे क्या? और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार कोई राष्ट्रीय दल के ऊपर की कार्यप्रणाली पर जातिवाद जैसा जघन्य अपराध लगा। देखिए मान्यवर, मैं पूजा जी, आप एक संवेदनशील पत्रकार हैं। मैं आपकी उपस्थिति में आपके माध्यम से देश की जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि कमजोर का अपराध
क्षम्य है, मजबूत का अपराध क्षम्य नहीं है। ये तो एक बहुसंख्यक की तानाशाही इस देश पर आरोपित करना चाहते हैं, आकर रव कर हल्ला मचाकर। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटी। दीपक मिश्रा जी, कपिल श्रीवास्तव भी हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में, और प्रियंका भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। बीजेपी के भी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश श्रीवास्तव। मैं आपके पास भी वापस लौटूंगी, लेकिन एक बार जरा कपिल श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। कपिल श्रीवास्तव, जातिवाद फैलाते हैं आप लोग, ऐसे आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी ने मंच से ये आरोप आप पर लगाए हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत हो गया आपका जातिवाद। अब जातिवाद नहीं चलेगा यूपी में, अब चलेगा राष्ट्रवाद। पूजा जी, वो कत्ल करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बहुत बढ़िया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जिसने अभी उत्तर प्रदेश के अपने पदाधिकारी और कार्यकारिणी की लिस्ट निकाली और उसमें जातियों का वर्णन किया है। तो ये जातिवाद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए 1992 में बनाई गई, और जो स्थापक के पिलर थे वो सभी धर्म और जाति के लोग, कोई एक धर्म और जाति का नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आईना इन्हें स्वयं देखना चाहिए जिसपे गर्द जमा रखती है राष्ट्रवाद, और ये वो राष्ट्रवाद है जिसको अतिवाद कहते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद करते हैं तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कौन सा व्यक्ति है भारत के अंदर जो लीगल और नैतिक रूप से अगर काम कर रहा है, तो वो मां भारती की विजय कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जय कह रहा है कि नहीं कह रहा, वो अपने कर्मों से कह रहा है, मुंह से नहीं कह रहा। नहीं हुई हूं मैं अभी तक। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो मां भारती का नारा लगाए और पीठ में छुरा भोंक दे और पीडीपी से गठबंधन कर ले, जिनको ये इल्जाम लगाते रहे हो कि ये पाकिस्तान के फंडिंग से चलने वाली। इनके जातिवाद के आरोपों पर क्या जवाब है आपके पास में? आप एक जाति की राजनीति करते थे, ये बड़े गंभीर आरोप हैं, और समाजवादी पार्टी पर ये आमतौर पर आरोप लगते रहे हैं। मैं इसका जवाब चाह रही हूं ताकि फिर वो सवाल मैं इनसे पूछ पाऊं। मैंने वही तो कहा है पूजा जी कि समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, और हम लोगों ने उन दलितों, उन गरीबों, उन मजलूमों की आवाज उठाई, चाहे वो ओबीसी में रहे हो, चाहे वो सवर्णों में रहे हो, चाहे वो दलितों में रहे। और आपने देखा होगा कि जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, क्या वो सभी एक जाति और धर्म के हैं? सारे अलग अलग पिलर थे, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई मुस्लिम था, कोई यादव था, कोई। तो क्या बीजेपी जातिवादी पार्टी है? 100%। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हरीश जी नहीं बता पाएंगे कि उनकी जो प्रदेश कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की लिस्ट आई उसमें जातियों का वर्णन क्यों किया। इससे पहले जो इन्होंने विभिन्न समाजों की बात की और उनका सम्मेलन कराया, वो जातिवादी सम्मेलन आपने क्यों कराया? फिर आपकी सरकार ने खुले तौर पे एक जाति का जो कार्ड खेला, आपके ही। हरीश श्रीवास्तव जी, जवाब मिले तो फिर मैं आपके आरोपों का। हरीश श्रीवास्तव जी, जातिवाद आप लोग नहीं है, कपिल जी के आरोपों को तो सुना होगा आपने, जवाब दीजिएगा। कपिल जी की पूरी बात मुझे सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन मैं कपिल जी की बात का जवाब देता हूँ और दीपक मिश्रा जी की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी, मैं लोहिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और जो उसने शासन किया उत्तर प्रदेश, उसका तो खुलेआम जातिवाद का जो कार्यशैली रही वो पूरी कार्यशैली से प्रमाणित रही। वो चाहे नियुक्तियों को लेके देख लीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके देख लीजिए, इनका मंत्रिमंडल देख लीजिए, इनका टिकट वितरण देख लीजिए, वो सब में प्रमाणित था। वो कोई कपिल जी चाहे कितना उसको सफाई दे, वो उत्तर प्रदेश की जनता कभी उस पर विश्वास भरोसा नहीं करेगी। और दीपक जी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह की सतही बात उन्होंने की, ये उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक विद्वान व्यक्ति को कम से कम भाषा की मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। वो सदैव मोहन भागवत जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कीजिए, इसमें हिटलर की बुआती है। ये मोहन भागवत जी ने कहा था, हमने नहीं कहा, हमने उनको उद्धृत किया है। मान्यवर माननीय, जब वो यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर थे, मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, तब उन्होंने ये बात कही थी। जिस तरह की भाषा का आपने प्रयोग किया, आप जैसे कम से कम पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती
कि माननीय मैंने मुख्यमंत्री के कौन सा लिए या शब्द माननीय बोला? प्रधानमंत्री के मैंने लिए मुख्यमंत्री इस जी तरह के की नाम के भाषा आगे का जी प्रयोग आप लगाया, करेंगे? मोहन भागवत जी के पहले श्रद्धेय लगाया। ये और क्या और जहां शब्द है? तक आप जो समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी में मैं व्यक्ति से आप पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह की समाजवादी पार्टी है, आप यह बताएं, वो बात तो केवल राष्ट्रवाद की हो रही है, जात-पात गंभीर की विषय है राजनीति का मानव। पर्याय बन चुकी है। मोहन भागवत जी सही है या योगी आदित्यनाथ जी सही है? मोहन भागवत जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद से हिटलर की बू आती है। लंदन के दौरान उन्होंने, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था। इसलिए राष्ट्रीयता, राष्ट्रप्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग करें, राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग कदापि न करें, यह उनकी सीख थी। और आज योगी जी कह रहे हैं राष्ट्रवाद के रास्ते चलना है। देखिए, तो गंभीर विषय है ना, दोनों अच्छा, पार्टियों राष्ट्रवाद में की है। परिभाषा है क्या आप लोगों के लिए? करके मैं पहले, चलिए बहुत ऐसे कांग्रेस की प्रवक्ता भी इंतजार कर रही हैं, मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा है क्या पार्टियों के लिए, जरा वो एक बार जान लूं, फिर ये जातिवाद राष्ट्रवाद पर जाएंगे। पहले पता तो लगे कि विचारधारा है क्या राष्ट्रवाद को लेकर। प्रियंका, क्या है राष्ट्रवाद की परिभाषा कांग्रेस के लिए? राष्ट्रवाद से तो डरने लगे कि हमारे संविधान मैं हरीश जी आती हूँ। राष्ट्रवाद की परिभाषा हमारे संविधान में जो है हम उसे ही मानते हैं। हमारा जो पूरा राष्ट्र है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो हमारे संसाधन हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो जो है खाने पीने की चीजें हो, सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो वितरित की जाए, यही हमारा जो है राष्ट्रवाद है। और हम किसी को भी आपका भेदभाव की राष्ट्रवाद नजर से ना बीजेपी को देखें। क्यों नहीं भाता? आज योगी ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग बांटने की बात करते हैं, आप लोग जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा आपका ये जातिवाद, अब चलेगा राष्ट्रवाद। आपके राष्ट्रवाद पे भरोसा क्यों नहीं? वाकई आप लोग राष्ट्रवाद नहीं रखते हैं क्या? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जब राष्ट्र के लोग ही सुखी ना हो तो राष्ट्रवाद का क्या मतलब, आप ये बताइए। आप किसके लिए राष्ट्रवाद अपना रहे हैं? आप जहाँ देखिए जो मूल मुद्दे हैं उसकी कभी बात ही नहीं करते, राष्ट्र के लोगों की बात नहीं करते। व्हाट इज द राष्ट्रवाद इज एग्जैक्टली, आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि ये लोग किस चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं। आप बताइए कि जो बेरोजगार है वो क्या राष्ट्र में नहीं रहता है? क्या किसान हमारे राष्ट्र में नहीं रहता? जो आज एमएसपी के लिए सड़कों पर घूम रहा है, एमएसपी के बाहर जो जहाँ पर खरीदारी होनी है वहां से बाहर रात रात भर जग रहा है, फिर भी उसका धान नहीं खरीदा जा रहा। आप ये बताइए कि वो महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है वो क्या हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? आप ये बताइए। तो आपने इस राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से निभाया था, कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से निभाया था और हमेशा निभाते रहेंगे। राष्ट्रवाद का सही मतलब है कि राष्ट्र के लोगों का विकास, राष्ट्र में किसी तरह का किसी के प्रति कोई भेदभाव न किया जाए, सभी संसाधनों पर समान रूप से सबका अधिकार प्राप्त हो। और आप देखिए इनका राष्ट्रवाद क्या कहता है। जब वाल्मीकि समाज के लोग, गाजियाबाद से तेज बता रही हूँ मैं, वाल्मीकि समाज के लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तब इनका राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है। जब ये हनुमान जी की जाति बताते हैं तब ये राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है। जब बताइए आप अनेक मंचों से खड़े होकर ये सिर्फ एक विशेष जाति वर्ग को जो है पिन पॉइंट करते रहते हैं, तो ये तब इनका राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके जो विश्वास पे बात नहीं करते, ये सबको बर्बाद करने की बात करते हैं। अच्छा। ये सबको जो है भस्म करने की बात करते हैं। आप सोचिए कि आप आज मुद्दा क्या है। आप बता रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है, तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना की वैक्सीन दूंगा, और बाकी जहाँ जहाँ इलेक्शन नहीं है वो क्या करेंगे? ठीक है, आप उनको ऐसे ही हरीश जी, बीजेपी का यही राष्ट्रवाद है क्या? आपको तो शर्म आनी चाहिए, राष्ट्रवाद की भाषा का अर्थ समझ में नहीं आता आपको। आप वैक्सीन की बात वहाँ करते हैं जहाँ इलेक्शन में जीतेंगे तो फ्री देंगे, और बाकी राष्ट्र के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ये है आपका राष्ट्रवाद। धर्म राष्ट्रवाद को छोड़िए, और वास्तव में अगर राष्ट्रवाद की कोई भी परिभाषा आपको आती है तो उस पर आप राष्ट्र के लोगों का भला करिए, जो आज नौकरी नहीं है, जिनके पास आज खाने को भोजन नहीं है। आप देखिए हंगर इंडेक्स में हमारे भारत की जो है ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ ऐसे हो गई है कि वो पहले जो है कम पायदान पे था, अब वो ज्यादा पायदान पे पहुंच गया है। आप उसके लिए नहीं सोचेंगे। बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उसको नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ पर जो युवा है जो नौकरी मांग रहा था, इससे पहले इन्होंने क्या कहा कि जो है 10 लाख नौकरियां कहाँ से दी जाएंगी। आप ये घोषणा करते हैं 19 लाख नौकरियां देंगे, तो क्या हवाई बातें कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं, फिर बाकी के और सवाल जवाब करेंगे। हरीश जी, यही आपका राष्ट्रवाद है क्या? ये बताइए आप हरीश जी। संसाधनों पर समान अधिकार, यही राष्ट्रवाद होता है? राष्ट्रवाद की यही परिभाषा? नहीं, प्रियंका जी से कहिए अगर उनका भाषण खत्म हो गया हो तो प्रियंका जी को ये मालूम होना चाहिए
कि आज पूरी दुनिया में भारत का परचम, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। ये है भारत का, ये है हमारा राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्रवाद ये है कि जिन गरीबों के घर में रोशनी नहीं थी, उनके घर में हमने रोशनी पहुंचाई, उनके घर में लाइट पहुंचाई। ये हमारा राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्रवाद ये है कि जिन 9-10 करोड़ लोगों के पास कच्चे झोपड़ियां थी, उनको पक्का मकान दिया। नहीं, पर हरीश जी, बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है क्या? पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, स्वच्छ जल पहुंचा रहे हैं। नहीं, एक सेकंड हरीश जी, बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है क्या? जहाँ 6 IIT से आज 16 हो रहे हैं, जहाँ 5 हरीश जी जवाब तो दीजिए, बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है क्या? आपका राष्ट्रवाद, बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है क्या? नहीं, हमारा राष्ट्रवाद पूरे देश के लिए एक है। तो बिहार में मुफ्त में वैक्सीन देंगे और उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उत्तराखंड का होगा, बाकी राज्यों में क्या होगा, इसके बारे में नहीं बोलते। बिहार में संकल्प लेते हैं कि जैसी वैक्सीन बनेगी आपको मुफ्त में वैक्सीनेशन कराएंगे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के एक नागरिक की बेहतरी के लिए काम करती है। नहीं, ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? जनता ने जिनको आज आप घेर रहे हैं, जिनके ऊपर आज आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, इनसे त्रस्त होकर या फिर इनकी नीतियों जो इनकी नीति नियत है उससे नाखुश होकर आपको मौका दिया था, लेकिन आप बिहार में जाकर उनके हित की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पूछेंगे, हरियाणा को नहीं पूछेंगे, उत्तराखंड को नहीं पूछेंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को नहीं पूछेंगे, तो वो आपसे क्या उम्मीद लगाएं? राष्ट्रवाद तो पूरे राष्ट्र के लिए है ना। हमने तो पूरे एक नागरिक, एक राज्य की चिंता की। ये बाकी लोगों से बात करिए। तो ऐलान बिहार में क्यों करते हैं जाकर सर? ये इनके राष्ट्रवाद में परिवर्तन नहीं था। कश्मीर को भारत का अंग ही नहीं बनने दिए। ठीक है रमेश ठाकुर जी, ठीक है रमेश ठाकुर जी, ये आज फिर से जातिवाद, राष्ट्रवाद, गुंडे, माफिया, कैराना, कांधला, इन सब की बात होनी शुरू हो गई है। मन से जो राजनीतिक आरोप और ये जो छीटाकशी का दौर शुरू हुआ है, वो भी सत्ता पक्ष की ओर से, क्या कहता है ये? नहीं, भी चारों लोगों को हमने अलग अलग सुना और चारों लोग बड़े बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो चीज़ पकड़ में नहीं आई, वो चीज़ निकल के नहीं आई जो हम पूछना चाह रहे थे, जो आप पूछना चाह रहे थे। हिंदी पट्टी के ये 2 राज्य हैं, यूपी और बिहार। यहाँ का जो मौजूदा एक नीचे का जो कैडर है, नीचे का जो वोटर है, वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद से जुड़ा हुआ है। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना कुछ कह लो, ये दोनों राज्य जातिवाद से ऐसे जकड़े हुए हैं जिसकी बेड़ियां खोलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। अब बीजेपी ने जिस तरीके से अपना पैटर्न बदला है, मुझे लग रहा है 6-7 सालों से बीजेपी ने अपना एक मॉडल और अपना एक जो पैटर्न जो बदला है, वो हर चुनाव में नया होता है। आप मुझे बताइएगा पूजा जी, हमने तो कई सारे चुनाव पीछे भी देखे हैं, कवर भी करे हैं। एक पंचायत का जब चुनाव होता है, वाई इलेक्शन का कोई चुनाव होता है, उसमें राष्ट्रवाद की चीजें कहां से आ जाती हैं? एक आप गली मोहल्ले को राष्ट्रवाद का जब आप कैप्सूल देते हो, क्या उससे उसका रोजगार, उसका पेट भरता है? जिन आंकड़ों की आप बात करते हो, मैं कभी आंकड़ों पे नहीं जाता हूं, आंकड़ों से पेट नहीं भरता है, मौलिक चीजें लाइएगा। भौगोलिक चीजें इस समय आपके साथ में क्या है पूरे राज्य की, वो हमने बात नहीं करी है। सबसे बड़ी बात है, ये जो चुनाव है बीजेपी के लिए एक जो 2022 के बाद में जो चुनाव होने वाला है, उसको लिंक करके देखा जा रहा है। अब राष्ट्रवाद क्यों आया और जात-पात क्यों घटी, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी रोजगार, विकास, इन चीजों को ज्यादा मायने नहीं रखती है, इन चीजों को लेके वोट नहीं मांगती है। ये चीजें तब आती है जब इनका मैनिफेस्टो जारी होता है, उससे पहले ये राष्ट्रवाद को लेके आ जाते हैं। अब थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे, जो विकास दुबे का जब मामला हुआ है, उनका एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद से चीजें पूरी तरीके से यूपी के परिवेश में बदल गई हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जो जातिवाद का इन्होंने पहले कैप्सूल दिया था बहुत अच्छे वाला, जब इनकी सरकार आई थी, तो उस समय 10% जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको भी इन्होंने शामिल करने की बात कही कि हम उनको रोजगार भी देंगे। सबको बहुत खुशी हुई थी, सब लोगों को, चाहे हिंदू, उसमें चाहे एक ठाकुर हो, चाहे बामन हो, चाहे कोई भी लोग हो जो स्वर्ण जाति के, उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, जब 7-8 महीने बीते, वो चीजें धरातल पे नहीं आ पाई। विकास दुबे का मामला होता है, उसके बाद में 1-2 ऐसे ही, हालांकि इनको कभी देखो
कोई भी अपराधी हो उसको जाति से मत जोड़ो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी पार्टियों ने यह कहा कि नहीं, इस समय जो योगी साहब जो इस समय सीएम है वो ठाकुर जाति से जुड़े हुए हैं, उनको अपने जाति से मतलब है। दूसरे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने वही बिगुल उठा रखा है। ये संयोग कह सकते हैं, या फिर सुनोजित कोई ऐसी कोई साजिश नहीं हो सकती है? कुछ ब्राह्मण जो अपराधी उनको मार दिया गया। अब इन्होंने ये बात फैला दी गई कि नहीं, ये जो सरकार है वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है। अब यहां से जब बीजेपी को लगा कि हमारा एक बहुत बड़ा जो वोटर है, जो कैडर है, जो ब्राह्मण जाति से आता है, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 7 जो बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसको इनका जो टारगेट है 5/2 का है, कम से कम 5 सीटें जीती जाइए। ये दिल्ली से भी इनको आदेश मिला हुआ है, नागपुर से भी मिला हुआ है। ये टारगेट इनको पूरा करना, अगर ये टारगेट इनका पूजा जी पूरा हो जाता है तो 2022 का जो एक स्थिति है वो स्पष्ट सामने हो जाती है। अब क्या है, ये टारगेट पूरा करने के लिए आपको जातिवाद से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। वो इसलिए हटना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से जाति, बड़ी जातियों के भाजपा के खिलाफ दौड़ पड़ी है, तो उसके बाद में राष्ट्रवादी आ जाता है। राष्ट्रवाद जब आ जाता है तो मुझे लग रहा है यूपी का जो लेकिन राष्ट्रवाद का फॉर्मूला तो लगातार कामयाब हो रहा है ना बीजेपी का, और राष्ट्रवाद के नाम पर बार बार वोट मांगे जा रहे हैं। इस पहलू पर आ रही हूं, छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पर भी बड़ी बहस लगातार जारी। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आपका भी स्वागत है दिनेशाचार्य जी। धन्यवाद। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जातिवाद राष्ट्रवाद की बात हो रही है एक बार फिर से चुनाव को लेकर। ये जातिवाद राष्ट्रवाद को लेकर ये जो बार बार लोग बांटने की कोशिश करते हैं, कोई समेटने की कोशिश करने की बात करता है, असल में आप क्योंकि लगातार देख रहे हैं, बहुत से आपके फॉलोअर्स भी हैं, बहुत से आपको लोग मानते हैं, जानते हैं, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वाकई राष्ट्रवाद की बात करती है और कोई जातिवाद की बात करती, या कोई कौन जातिवाद की बात करता है? मुझे लगता है कि जो 2 शब्द आप कह रही हैं कि एक जातिवाद और एक राष्ट्रवाद, ये एक दूसरे के पूरक ही हैं, और राष्ट्र में रहने वाली समस्त पार्टियों को राष्ट्र के प्रति तो जागृत होना ही होगा। अब कौन सी पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है ये राजनीतिक विषय हो जाएगा, क्योंकि मैं एक धर्माचार्य हूँ और धर्माचार्य के लिए सारी पार्टी और सारे लोग बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि जो राष्ट्रहित जिसके लिए सर्वोपरि हो, जिसके चरित्र में, जिसकी कथनी में, जिसकी करनी में, जिसकी रहनी में, और जिसकी पार्टी का पूरा बेस राष्ट्र पर केंद्रित हो, और राष्ट्र पर केंद्रित होने का अर्थ यह है कि वो राष्ट्र के बारे में सोचे। व्यक्तिगत और जातिवाद के इस जो इस समय कुंठाग्रसित लोग जो चल रहे हैं, लोगों को काट कर, बांट कर और छाट कर केवल सत्ता को स्थापित करके और सत्ता पर बैठ जाना, मुझे लगता है कि ये ना तो जातिवाद है और ना ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ये है कि सर्वोपर राष्ट्र है, उसके लिए हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस मन और मनवांतर को मानने वाला हो। जब राष्ट्रहित की बात आए तो सर्वोपर राष्ट्रहित हो, जहां लोगों का कल्याण हो, जहां दवाई हो, जहां पढ़ाई हो, जहां शिक्षा हो, जहां प्रेम हो। अच्छा, वैसे क्या राष्ट्रहित हिंदू राष्ट्र घोषित करके पूरा हो सकता है क्या? हिंदू और मुस्लिम तो मुझे लगता है कि ये बातें, इससे हम बहुत आगे आज निकल आए हैं। आज यहाँ सारी जातियां रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी। मैं ये सवाल आपसे दरअसल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि परमहंस दास जी आजकल अनशन पर बैठे हुए हैं ये मांग करके कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और जब तक ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। और कई दफा मेरे डिबेट शो में उनसे बातचीत हुई तो वो उसी मांग पर अड़े हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं कि क्या जरूरत है देश के हित के लिए। परमहंस जी का वो व्यक्तिगत विचार है और परमहंस जी उसके लिए कह रहे हैं। कुछ मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि हम इस्लाम की स्थापना इस भारत में करना चाहते हैं। ये लोगों के अपने अपने विचार हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसके इतने आगे अब आ चुके हैं कि मुझे लगता है अब इसका स्थान नहीं है। अब तो वास्तव में भारत पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि सारी जातियां, जैसे अनेकता में एकता का जो दर्शन इस देश का है, मुझे लगता है कि वो परिपुष्ट हो रहा है। इतना बड़ा 370 हट गया, राम मंदिर की घोषणा हो गई, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, पारसियों ने, मतलब जो एक राष्ट्र है वो एक साथ आज एकात्मकता की वेदी पर खड़ा है और किसी भी प्रकार से मुझे लगता है इसमें द्वंद्व नहीं है
ऐसी बातें करके मुझे लगता है कि अब उसमें किसी भी प्रकार का विघटन उत्पन्न करना मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि वो ठीक नहीं होगा। हरीश श्रीवास्तव जी, और मेरा बाकी की पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे भी ये सवाल रहेगा, लेकिन पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे मैं ये जवाब ले लेती हूँ। आप अभी जगत गुरु को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जातिवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं, और आप लोग कहते हैं कि जातिवाद की जगह नहीं है, राष्ट्रवाद की जगह है उत्तर प्रदेश में। तो जब दोनों एक दूसरे के पूरक है तो फिर उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? मतलब क्या आप उनके इस भाव से इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, कि जो लोग आचार्य जी ने ये बात कही कि जो लोग काटने छाटने की राजनीति करते हैं, जो जात के नाम से समाज को तोड़ने की बात, समाज में विद्वेष फैलाने की बात करते हैं, ऐसा जातिवाद राष्ट्रवाद का पूरक नहीं है। सब एक साथ मिल करके इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए काम करें, इसकी खुशहाली के लिए काम करें, इसकी समृद्धि के लिए काम करें, ये राष्ट्रवाद है हमारा। और इसी के लिए आज देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। जातिवाद और राष्ट्रवाद के एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? मतलब आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस भाव से कि नहीं जी? क्या जातिवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं? आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, अगर वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में है तो बिल्कुल पूरक है। सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रह के। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, जातिवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं? कपिल श्रीवास्तव से मेरा सवाल है, कपिल श्रीवास्तव, क्या जातिवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं? जो लोग समाज में तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक स्पेस लेने के लिए जातीय विद्वेष। मैं आपकी बात समझ गए हरीश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी जाति विशेष को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनके लिए विशेष कार्य कर रहे थे, जिस कारण से उनके ऊपर जातिवाद के आरोप लगे। अगर आप विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, जातिवाद अलग अलग जातियों के लिए अगर प्रयास किए जाते हैं तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि एक विशेष जाति के लिए अगर किया जाए तो जातिवाद गलत है, यही कह रहे हैं ना हरीश जी? मैं जवाब ले लेती हूँ उसका कपिल श्रीवास्तव से। कपिल श्रीवास्तव, बिल्कुल, जो लोग ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिएगा इसका, बड़े गंभीर आरोप है ये आपके ऊपर। आप एक विशेष जाति के लिए काम करते हैं, इसलिए आपका जातिवाद गलत है, इनका जातिवाद ठीक है। देखिए, पहली चीज ये कि हमारे जो जगत गुरु हैं उन्होंने बहुत ही मार्मिक और अच्छी बातें कही, और इससे उनके प्रति श्रद्धा का भाव पूरे भारत का बना। देखिए, ये हकीकत है कि हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, और वाद कोई भी हो वो वाद अच्छा नहीं हो सकता। जातीयता राष्ट्रीयता की पूरक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि जाति और धर्म यानी कि समाज शास्त्र में अगर आप देखें कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, और परिवार से मिला करके ही तो समाज और फिर प्रांत। और आपका जातिवाद एक विशेष जाति के लिए है क्या? मेरा सवाल ये है आपसे। मेरा देखिए चक्कर ये, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो कत्ल करते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और जो वहीं लेता है वो हो जाता है बदनाम। हम अगर मजलूमों की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, हम कहते हैं मजलूम सिर्फ एक विशेष जाति है क्या? वो हमारे सामान्य वर्गों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनकी बात होनी चाहिए, इनके आप ट्रीटमेंट होना चाहिए। विशेष जाति एक जाति है क्या? मतलब आपके लिए वो एक पिछड़ी जाति सिर्फ एक जाति है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बताइए कि जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये मेरे आरोप नहीं है, ये आप पर जो आरोप लगते रहे मैं उसका जवाब ले रही हूँ। ठीक तरीके से आवाज नहीं आ रही है। क्षत्रियवाद कर रहे हैं, ये के तो आरोप लगा रहे हैं। हम लोग तो बात की बात, तो बीजेपी भी करती है क्या ऐसा एक विशेष जात की राजनीति? ये तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात कपिल श्रीवास्तव किसकी ये किस जाति की राजनीति करते हैं? सबके विश्वास की राजनीति करती है। कपिल श्रीवास्तव ये किस जाति की राजनीति करते हैं फिर? आप नहीं विधायक कह रहे। एक बार जरा कपिल जी की आवाज चेक कर लें, क्या दिक्कत आ रही। कपिल जी, मैं आपके पास वापस लौटती, प्रियंका गुप्ता का रुख करूंगी, फिर मैं दीपक मिश्रा जी का भी रुख करूंगी। प्रियंका, आप लोग भी जातिवाद की राजनीति करते हैं, कोई विशेष जाति आपके लिए मैटर करती है, बाकी और नहीं करती? हमारी पार्टी शुरू से लेकर आखिरी तक एक सेक्युलर इमेज लेकर चली हुई है और वही लेकर चलती रहेगी। अच्छा, हमारा सिर्फ ये मानना है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, हम सभी जातियों को समान रूप से व्यवहार करते हैं, किसी को भी आगे पीछे दाएं बाएं नहीं रखते हैं। हमारे लिए अच्छा, वैसे प्रियंका एक बात बताइए, आजकल ये आपका राष्ट्रवाद जनता को भा क्यों नहीं रहा आजकल? बहुत टाइम से सत्ता से दूर हैं आप लोग,
बहुत चुनाव टाइम पर तक चुनाव ये हार नहीं रहे हैं, रहेगा। सीट मैं कम पर समझती कम हूँ हो रही है, कि वोट आप परसेंटेज कम पर अभी कम हो रहा है। उपचुनाव डिसाइड कर लेंगे और अभी बिहार का इलेक्शन डिसाइड कर लेगा कि जनता का रुख क्या है। जनता ने इन्हें बहुमत दिया, वोट दिया, इनकी सारी बातें प्रियंका मानी, पर गुप्ता जनता को इन्होंने क्या उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा में कूद पड़ी है प्रियंका, लेकिन आज जब उपचुनाव है तो आज एक तरफ प्रदेश का मुखिया जिनके पास में उन 7 में से 6 सीटें हैं, उसके बावजूद वो मंच पर खड़े होकर आपको ललकार रहे हैं और आप लोग खामोशी के साथ, बस आप प्रवक्ता हैं जिनको ड्यूटी दे दी जाती है और आप लोग इतनी मजबूती के साथ पक्ष रखते हैं पार्टी का, लेकिन आपके बड़े नेता कहाँ हैं? उसी तर्ज पर जैसे आज प्रदेश के मुखिया ललकार रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में विपक्ष के नेता क्यों नहीं ललकार रहे? वैसे विपक्ष की जो भी भूमिका होती है, हम सिर्फ यहाँ पर ललकारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जवाब हम यहाँ दीजिए ना। जनता के मुद्दे उठाने के इससे लिए ज्यादा बैठे हैं। हाँ, तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए भी आप आइए ना मंचों पर। कहाँ है दूर? बिल्कुल आ रहे हैं। कौन से मंच पर कहाँ नहीं हैं? आप ये बताइए। प्रियंका कहाँ है? देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे जो जो जरूरत होती है। इससे पहले प्रियंका को हमने नाव पर सवार होते गंगा माँ ने बुलाया है, वो तमाम प्रयास देखे, लेकिन आज फिर से उत्तर प्रदेश में गंगा माँ बुला रही है। आज कहाँ है प्रियंका? देखिए, पूरी तरह से पूरी टीम कार्य कर रही है। कोई भी ऐसा आप मत देखिए, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है प्रियंका और कपिश जी और दीपक मिश्रा जी, आप तीनों से मेरा ये सवाल है, जिनके पास में 6 सीट हैं वो ताकत झोंक कर आपको ललकार रहे हैं, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आप लोग के पास जवाब नहीं देते बन रहा। आप लोग दूर हैं, क्यों? आपके पास तो और साफ दांव पर लगी हुई है, फिर क्यों दूरी बनाई हुई है आप लोगों ने इस उपचुनाव से? जनता जवाब देगी इन्हें। जनता ने डिसाइड कर लिया है। जनता को अब जो रोजगार चाहिए, आप तो बहुत आशावान हो रहे हैं। रोजगार भी चाहिए जनता को, इस धर्म जात से ऊपर का देश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो तो कह रहे हैं आप माफियाओं को पनाह देते हैं। क्यों कपिश जी, आप पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि आप माफियाओं को पनाह देते हैं? दीपक मिश्रा जी। हाँ कपिश जी। आ रही हूँ मैं, दीपक जी आ रही हूँ। हाँ कपिल श्रीवास्तव जी, माफियाओं को पनाह आपने दी, लेकिन आज माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम हो रहा है, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं, गुंडे माफियाओं का राम नाम सत्य हो रहा है। ये मन से बातें हैं आप लोगों के लिए। इन्होंने पार्टी को पूरा संरक्षण प्राप्त था, विकास दुबे को पूरा संरक्षण प्राप्त था, कानून न्याय उनके साथ सारी फिर से ठीक से आवाज नहीं आ रही। दीपक मिश्रा जी। जी कपिल जी, मैं आपकी वॉइस चेक करा रही हूँ, आपकी ठीक से आवाज नहीं आ रही है। जरा टीम प्लीज चेकआउट कर ले, इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ दीपक मिश्रा, प्रश्न आप एक बार दोहराएंगे क्या? दीपक जी, मेरा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष कहाँ है? सत्ता पक्ष के लोग मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि गुंडे माफियाओं को पनाह देते थे, आप उनके पनाहगार थे। वो कहते हैं कि आज उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का, ऐसे भूमाफियाओं का, ऐसे गुंडे माफियाओं का राम नाम सत्य करने का जिम्मा सरकार के ऊपर और वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। उनका धर्म है 24 करोड़ की जनता का ख्याल रखना, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया। तो विपक्ष ऐसे ही जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? इतने मुद्दे हैं जनता के। सत्ता पक्ष, देखिए सत्ता पक्ष के लोग बड़ी चालाकी से गोएबल्ज की भांति झूठ बोलते हैं और एक ही झूठ इतनी बात दोहराते हैं कि सचनुमा हो जाता है। आदरणीय हरीश जी निस्संदेह भाजपा की चंद उन नेताओं में से हैं जो राष्ट्रवाद जानते हैं और जिन्होंने राष्ट्रवाद को जिया है। इन्होंने कहा कि आज भारत शीर्ष पर है। आज अशफाकुल्लाह खान की स्मृति का दिन है। उन्होंने लिखा था कि उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। आज उरूज़े कामयाबी का आलम यह है कि प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत 143 देशों से पीछे है। समग्र विकास में 129 देशों से पीछे है। यह यूएनडीपी की रिपोर्ट, अद्यतन रिपोर्ट है। क्या इस रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो अवगत नहीं है? अगर वह अवगत नहीं है तो फिर वह बुद्धि दोष का शिकार है, और अगर वह अवगत होकर ऐसे दावा कर रहा है तो फिर वह चरित्र दोष का शिकार है। चाहे बुद्धि दोष हो या चरित्र दोष हो, कौटिल्य के शब्दों में ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता शासन होने से देश और राष्ट्र दोनों का नुकसान होगा। मैं तो नहीं, मैं आप लोगों की बात से फिर इसलिए इत्तेफाक नहीं रख पाती कि जब इतना सब कुछ आपके पास बोलने के लिए है तो सिर्फ डिबेट्स होता है। जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ है जनता के बीच में? बिल्कुल है। कहाँ है अखिलेश यादव? नजर नहीं आते, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। जो प्रदेश के मुखिया हैं जिनके पास 6 सीटें रही, जिनको सिर्फ 1 सीट जीतने का
ज्यादा प्रयास करना है वो मंच पर खड़े हैं, जिनको सारी की सारी सीटें जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो 2022 के लिए एक ओपिनियन तैयार करेगा लोगों का, जनता का रुझान क्या है, क्या मिजान है, कितना सोच पा रहे हैं, किस तरफ खड़े है जनता, ये जानने के लिए, मन टटोलने के लिए, उनकी नब्ज को टटोलने के लिए जो वक्त है, वहां पर नेता दूर है। क्यों कपीस जी? बिल्कुल नहीं पूजा जी, कहीं नेता दूर नहीं। नेता हर वक्त हर जगह पर मौजूद है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं। उसके तमाम नेता, कोई भी एक व्यक्ति जो है पूरे प्रदेश या राष्ट्र के लिए नहीं होता है, ये पार्टी होती है। इनके मुखिया उत्तर प्रदेश के पूरी कमान संभाल रहे हैं उपचुनाव की, फिर ये जो विपक्ष की पार्टी के जो लोग हैं ये क्यों नहीं, इनके मुखिया क्यों नहीं संभाल रहे कमान? सरकार में जो अच्छे विकास कार्य किए थे वो क्या इस बार नहीं, क्या उपचुनाव को इस बार हल्के में ले रहे हैं आप लोग, या आप लोग बहुत आशान्वित है कि इनके कामों से जनता बहुत निराश है और आपने ऐसा सोच लिया और जनता इस बार आपको चुनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पूजा जी, हम लोग कभी निगेटिव वोटों पर विश्वास नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी अपने कैडर पे विश्वास करती है और हमारा कैडर इतना सशक्त है कि जन जन तक वो जा रहा है, अपनी कन्विंसिंग पहुंचा रहा है। हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास कार्य हुए थे वो अद्वितीय थे, जनता सराह रही है। और आज जनता ये खुद कह रही है कि योगी सरकार ने कोई विकास कार्यों के नाम पर 2017 में आपने जिसका कि विकास बोल रहा है और उद्घाटन भी इन्होंने किया। यही था ना आपका नारा, विकास बोल रहा है। उस विकास पर जनता ने आपको वोट नहीं दिया 17 में, 19 में भी नहीं दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही कि विकास पर हमको वोट जनता ने नहीं दिया। उसका कारण ये था कि 15 साल से ये रोना रो रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से हम दूर हैं, हम आएंगे तो हम ये तारे तोड़ लाएंगे, हम आएंगे तो देश को यहाँ पहुंचा देंगे, प्रदेश को यहाँ पहुंचा देंगे। और साथ में एक निगेटिव बात करते थे कि अगर केंद्र में डबल इंजन की सरकार और प्रदेश में होगी तो आपकी 19 में क्या हुआ, ज्यादा बेहतर होगी। फिर 2019 में क्या हुआ? में जनता खो गई थी, लेकिन अब सपना टूट चुका है। फिर 2019 में क्या हुआ? हकीकत नहीं देख पाई थी जनता, जाने के लिए तैयार है। फिर 2019 में नहीं देख पाई थी जनता। अरे 2019 के अंदर जो आप देख रही हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार और पूरे की पूरी आपके पास जो था उससे कम ही हो गया था, आपके पास बढ़ा नहीं, किसी चीज से छुपी है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जनता वास्तव में अब झेल रही है, देख रही है कि 40% की बेरोजगारी दर है, देख रही है कि -23.9%। अरे कपिल जी कहाँ थे ये मुद्दे? तो तब भी थे, फिर भी आप लोग बढ़त नहीं हासिल कर पाए। इसका मतलब ये हुआ या तो आप इनकी स्ट्रेटेजी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर आप उतनी कोशिश कर ही नहीं रहे। मैं तो मजबूरियां समझना चाह रही हूँ कि मजबूरियां क्या हैं। दो मजबूरियां हो सकती हैं, या तो ऐसी कोई नब्ज जिसके कारण से आप बोल नहीं पा रहे, या फिर ये बात हो गई कि इनकी जो रणनीति है या इनका जो काम करने का तरीका है उसका तोड़ा आपके पास नहीं है। प्रियंका गुप्ता से भी मेरा ये सवाल, दीपक मिश्रा से भी मेरा सवाल, आपसे भी मेरा यही सवाल। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि इनकी तो कोई रणनीति ही नहीं है। अगर इनकी रणनीति होती तो ये जातिवाद और राष्ट्रवाद पर बात नहीं करते, जिससे देश को खाना नहीं। एक बात बताइए, हम बहुत सी अभी तक बहुत सी चर्चाओं में कपिल जी ये बात कर चुके हैं, धरातल पे काम किया होता तो पूजा जी इनको कुछ कहना नहीं पड़ता। न राष्ट्रवाद आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटक रहे हैं, ये विकास की बात नहीं कर रहे, अपराध के नियंत्रण पर बात नहीं करना। रमेश ठाकुर जी ये विकास की बात नहीं कर रहे आज, ये जो आरोप। अच्छा मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ, क्या वाकई आप मानते हैं कि इस वक्त जितना जोरदार और धमाकेदार तरीके से विपक्ष की एंट्री इस उपचुनाव में होनी चाहिए थी? हमने देखा था फूलपुर का उपचुनाव कैसे पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरा गणित बिठा दिया था अपना सही तरीके से विपक्ष ने। वो गणित का फॉर्मूला चलिए 2019 के चुनाव में फेल हो गया, लेकिन इस बार ना कोई नया फॉर्मूला, ना कोई ऐसी ठोस रणनीति नजर आती है। एक तरफ आप देखिए क्या आरोप हैं सत्ता पक्ष के, और विपक्ष की तरफ से देखिए। नहीं, अभी आपने एक चीज कही थी कि शायद वो नब्ज और वो स्ट्रेटजी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो विपक्ष पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है। उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। सब राज्यों में या फिर कहीं पे भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस समय राजनीति जो है ना मुद्दों को डाइवर्ट करने की चल रही है। एक बड़ा मुद्दा उठता है, जैसे हाथरस वाला मामला हुआ, पूरी कांग्रेस बाहर आ गई, प्रियंका जी बाहर आ गई, उसके बाद राहुल जी भी बाहर आ गए। उस समय हम लोगों को ये भी लगा कि शायद जो कांग्रेस है वो कमबैक कर रही है इस मुद्दे के को लेके। लेकिन हुआ क्या? मुद्दा देखो कितनी जल्दी डाइवर्ट हुआ।
फिर जिस भाभी को प्रियंका चोपड़ा बोल रहा हूँ, प्रियंका गांधी गले लगा के आई, वो पता चला वो नकली भाभी निकल गई। तो मुद्दे कितनी जल्दी से ये बदल रहे हैं। लेकिन लब्बो लबाब देखे जाए, हमें नेताओं की भाषा कभी समझ में नहीं आती है। एक बात बहुत अच्छी स्टार्ट करी थी धर्मगुरु जी, उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी पार्टी धर्म से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन उनकी एक बात से मैं थोड़ी असहमति जताता हूँ। उन्होंने कहा कि जातवाद और राष्ट्रवाद एक ही चीजें होती हैं, बिल्कुल एक नहीं होती हैं, बहुत अलग होती हैं। बाबा अंबेडकर साहब ने जब एक जो पूरी संरक्षण जब करी थी, ये पूरा एक स्ट्रेचर उन्होंने बनाया था, मुझे लग रहा कहानी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। जाति प्रथा की जो नींव थी वहीं पे रख दी गई थी। आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कहें कि जातिवाद का इन्होंने बहुत बड़ा पौधा उगा दिया, तो मुझे लग रहा है ये बड़ा बेईमानी सा लगता है। जातिवाद कौन सी पार्टी ने नहीं किया, ये भी मैं वही कह रहा हूँ, जातिवाद के जब बीज उखड़े, आप 2019 का चुनाव देख लीजिए और तमाम नेताओं के बयानबाजी को देख लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो आज कह रहे हैं कि हम तो सेक्युलर हैं, आप उनकी बयानबाजी देख लीजिए। कोई सेक्युलर नहीं, आप सबकी बयानबाजी देख लीजिए उठाकर। जब जातवाद, जब जेपी आंदोलन हुआ था, अब थोड़ा सा एक उदाहरण अगर लिंक करो, जेपी आंदोलन जब हुआ था, उनकी जो मंशा थी वो बहुत अलग थी। अन्ना आंदोलन हुआ, उनकी भी मंशा बहुत अलग थी। लेकिन उस आंदोलन से जो टूट के निकले, किसी का नाम लेना सही नहीं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो गए, चाहे लालू यादव हो गए, उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से जो चीजें सामने करी, कोई किसी ने यादव की राजनीति करी, किसी ने शेड्यूल कास्ट की जाति करी, वो सारी चीजें होते होते राष्ट्रवाद कहीं खत्म हो गया, राष्ट्रवाद कहीं दिखाई नहीं देता। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा को अगर हम सही से रेखांकित करें, सही से प्रभावित करें, मुझे लग रहा वहां पे हम लोग अपने आप में झूठे साबित हो जाते हैं। राष्ट्रवाद क्या कहता है? राष्ट्र ये कहता है सबको एक रस्सी में जोड़ के चलो। क्या ऐसा है किसी राज्य में या किसी प्रांत में? मुझे बता दिए कोई ऐसी की बात करता हो। एक नेता जब टेलीविजन पे जब डिबेट में आता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, जब डिबेट के बाद में जब उनसे बात करो तो वो सीधे अपने कार्यकर्ताओं से ये कहता है, आज कैराना में आप जा रहे हो, कैराना की जो 5 गलियां हैं उसमें कौन रहता है? सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है, वहां ये करना होगा, वहां ये करना होगा। दूसरी जगह कहाँ कौन रहते? पंडित रहते, उनके लिए ये करना। तो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, मुझे लग रहा जातवाद का, अगर योगी जी दिल से ईमानदारी से अगर ये चीज कहते हैं कि जातवाद खत्म होनी चाहिए, हम समर्थन करते हैं, पूरी जनता उस चीज का समर्थन करती है, हर एक आदमी समर्थन करता है। जिस दिन जातवाद खत्म हो जाएगी, सिर्फ राष्ट्रवाद, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद सामने आएगा, उस समय विकास अपने आप आ जाएगा, उस समय रोजगार भी अपने आप मिलेगा। मुझे लग रहा है ये जो चीजें हमने संरचना जिस चीज की कर दी है, वो चीजों को जोड़ना, ये दोनों चीजों को, जातवाद को राष्ट्रवाद को एक में जोड़ना, ये उसके बाद चीजें खत्म हो जाती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सुल्तानपुर से देवमणि द्विवेदी जी, वो कह रहे हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? योगी जी अगर वाकई योगी होते तो उनका राजनीति से संबंध नहीं होता, क्योंकि योग और भोग नदी के 2 किनारे हैं। अगर जिनका मिलन होगा तो विप्लवकारी होगा। नहीं, उसका सर्टिफिकेट परिणाम ये लेके ना कपिल श्रीवास्तव के पास नहीं जाएंगे कि ये भगवा चोला पहन के या किसी भी तरीके का वो राजनीति नहीं कर सकता। ये किसी संविधान में नहीं लिखा है और ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि कोई भगवा चोला पहन के वो राजनीति नहीं कर सकता है। कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति करी? में नहीं लिखा है, लेकिन ये हकीकत है, ये धर्मशास्त्रों में लिखा है कि कोई योगी राजा नहीं बनेगा। नहीं, वैदिक काल की नहीं, बहस बहुत लंबी हो जाएगी। कपिल श्रीवास्तव, आप मेरे से जीत नहीं पाओगे अगर बहस लंबी हो गई। वैदिक काल की चीजों को जब आ जाओगे, वैदिक काल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि उसमें सिर्फ जातवाद। कपिल श्रीवास्तव जी, चलिए अपने नेताओं से भी सवाल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जिनको वक्त नहीं दे पाई ज्यादा। दिनेश आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, खासतौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, उपचुनाव सर पर हैं, जनता के पास फिर से मौका है, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। जनता तो हमेशा से फैसला करती है, नेता उनके पास आते अपनी बात को रखते हैं। फिर से आप लोगों के पास मौका है 7 विधानसभा की सीटों पर। नमस्कार।